नमस्ते। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। एक देश, 1 अरब से भी ज्यादा लोग और उन सभी को एक साथ जोड़ने वाले नियम एक ही किताब में लिखे हैं। आज हम उसी किताब की कहानी को समझेंगे। बिल्कुल सही अनिया। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। और इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हर जरूरी एस्पेक्ट को डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कागजों का एक कलेक्शन नहीं है। ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को हर रोज एक दिशा देता है। उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और हाँ, उनकी सरकार कैसे काम करेगी, सबका ब्लूप्रिंट इसी में है। यही है भारत के संविधान की असली ताकत। तो आखिर इस सफर पे हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले हम इसकी नींव से शुरू करेंगे कि आखिर ये संविधान होता क्या है। फिर हम थोड़ा टाइम ट्रेवल करेंगे और देखेंगे कि ये बना कैसे। इसके बाद हम इसके दिल में झांकेंगे, यानी इसकी खास बातें क्या हैं और हमने दुनिया से क्या क्या सीखा। हम ये भी समझेंगे कि ये वक्त के साथ बदलता कैसे है। और हाँ, आखिर में नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक रिवीजन राउंड भी तो बनता है। रेडी हैं? किसी भी बड़ी इमारत को समझने से पहले उसकी नींव को समझना जरूरी होता है ना? देश के लिए वही नींव है उसका संविधान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का आसान भाषा में मतलब क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो संविधान देश की रूल बुक है। यह है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी इससे ऊपर कोई कानून नहीं, कोई नेता नहीं। यही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी उसकी सीमाएं, उसकी लिमिट्स क्या होंगी। पर इसे सुप्रीम लॉ कहते क्यों हैं? इसके पीछे ना 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ये सरकार के 3 अंगों, कानून बनाने वाली विधायिका, उसे लागू करने वाली कार्यपालिका और उसकी रक्षा करने वाली न्यायपालिका की शक्तियों को डिफाइन करता है। दूसरा, ये हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है। तीसरा, देश का हर छोटा बड़ा कानून इसके दायरे में ही बनना चाहिए। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, भारत में पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। यानी संसद भी इस किताब से ऊपर नहीं है। ओके, अब जब हम बुनियादी बात समझ गए हैं, तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और आइए देखते हैं कि ये महान दस्तावेज आखिर बना कैसे। ये कहानी है संघर्ष की, बहस की और एक जबरदस्त विजन की। ये डेट्स एग्जाम्स के लिए गोल्ड माइन है, तो इन पर खास ध्यान देना है। देखिए, कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा पहली बार मिलती है। कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, जो आज़ाद भारत के सपनों का डॉक्यूमेंट था। फिर असली काम यानी ड्राफ्टिंग शुरू होता है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में। और फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और उसे एडॉप्ट कर लिया जाता है। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू करके हम एक गणतंत्र बन जाते हैं। तो सोचिए, इस पूरे महान काम में समय कितना लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये फिगर अक्सर एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर याद रखें। और इतने लंबे समय तक चले इस काम में खर्चा कितना आया? उस जमाने के हिसाब से लगभग 64 लाख रुपए। ये सिर्फ एक खर्च नहीं था, बल्कि एक आजाद देश की नींव में किया गया एक जरूरी निवेश था। और इस निवेश और मेहनत का अंजाम क्या हुआ? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने साइन करके आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया। सोचिए, कितना ऐतिहासिक पल रहा होगा वो। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उनके अनुसार संविधान सिर्फ वकीलों का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा समय की आत्मा होती है। इससे साफ पता चलता है कि उनका विजन कितना आगे तक का था। अब जब हमने इसकी कहानी जान ली है, तो चलिए इसके कैरेक्टर को समझते हैं। ऐसी कौन सी खास बातें हैं, कौन से फीचर्स हैं जो हमारे संविधान को दुनिया में इतना यूनिक बनाती हैं? यहाँ कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें देश के हर कोने और हर समुदाय की जरूरतों का ख्याल रखा गया। एक और खास बात है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। मतलब हमने राज्यों को शक्तियां तो दी, लेकिन देश की एकता बनी रहे, इसलिए एक मजबूत केंद्र बनाए रखा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप जैसे कई और फीचर्स हैं।
इस स्लाइड पर हम इस फेडरल और यूनिटरी के ब्लेंड को और बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड पर फेडरल फीचर्स हैं, जैसे दो सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, और राइट साइड पर यूनिटरी फीचर्स हैं, जैसे एक मजबूत सेंटर, पूरे देश के लिए एक ही संविधान और सिंगल सिटीजनशिप। इसीलिए इंडियन सिस्टम को अक्सर क्वासी फेडरल यानी अर्धसंघीय कहा जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई देशों के संविधानों को पढ़ा। जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों को रैंसैक किया, लेकिन हर चीज को भारत की जरूरतों के हिसाब से बदला गया, यानी आत्मा हमेशा भारतीय रही। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इनका कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिलते हैं और जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी सीधे सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी, जो सरकार को देश चलाने के लिए निर्देश देते हैं, ये आइडिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना। ये टेबल एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसमें देखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कोई विदेशी संविधान नहीं, बल्कि ब्रिटिश एरा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और फेडरल स्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा वहीं से लिया गया है। हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट या जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदल सकता है, अडैप्ट कर सकता है, और ये पॉसिबल होता है अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया से। और इस अमेंडमेंट की शक्ति पार्लियामेंट को मिलती है आर्टिकल 368 से। ये आर्टिकल बहुत ही जरूरी है, इससे एक पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है। आर्टिकल 368 ना सिर्फ पार्लियामेंट को संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है, बल्कि उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर भी बताता है। तो ये प्रोसेस चलता कैसे है? सबसे पहले एक बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर उसे दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। अगर बिल फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा है, तो उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। और आखिर में प्रेसिडेंट को इस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, वो इसे मना नहीं कर सकते। इन दो मेजॉरिटी में फर्क समझना बहुत जरूरी है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनके 50% से ज्यादा। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी के लिए दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली, टोटल सदस्यों का बहुमत, और दूसरी, मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत। दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी बिल पास होगा। यही फर्क एग्जाम में बहुत काम आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है? जवाब है नहीं। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक पार्लियामेंट संविधान के बुनियादी ढांचे को, जैसे लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म या संघीय ढांचा, इन सबको अमेंडमेंट से भी नहीं बदल सकती। ये पार्लियामेंट की शक्ति पर एक जरूरी सीमा लगाता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब वक्त है एक क्विक नॉलेज चेक का। बिल्कुल। अब हम 10 क्विक फायर क्वेश्चंस पूछेंगे, देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल स्क्रीन पर। भारतीय संविधान को किस तारीख को अडॉप्ट यानी अपनाया गया था? सोचने के लिए 5 सेकंड है। ठीक है, समय खत्म। सही जवाब है बी, 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, अडॉप्ट करना और लागू होना ये दो अलग डेट्स हैं। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला सवाल, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। सही जवाब है बी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये फिगर जरूर याद रखना है। सवाल नंबर 3, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? ये तो आसान होना चाहिए। आपका समय।
जी हाँ, बिल्कुल सही। जवाब है सी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चौथा सवाल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DSPC का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया था? सोचिए। समय पूरा हुआ। करेक्ट आंसर है डी, आयरलैंड। ये प्रिंसिपल्स एक वेलफेयर स्टेट बनाने में मदद करते हैं। पांचवा सवाल, कौन सा आर्टिकल संविधान में संशोधन से संबंधित है? ये हमने अभी डिस्कस किया था। बिल्कुल सही। जवाब है सी, आर्टिकल 368। यही आर्टिकल संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। सवाल नंबर 6, जब संविधान लागू हुआ उस समय उसमें मूल रूप से कितनी स्केड्यूल्स या अनुसूचियां थी? ध्यान से, ओरिजिनली पूछा गया है। सही जवाब है सी, 8। अब संशोधन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अगला सवाल, एक मजबूत केंद्र के साथ फेडरल सिस्टम का आइडिया कहां से लिया गया है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसका सबसे नजदीकी जवाब है सी, कनाडा। हमारे फ्रेमर्स ने देश की एकता को सबसे ऊपर रखा, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया। सवाल नंबर 8, एक संविधान संशोधन बिल को किस तरह की मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है? सोचिए, हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है सी, स्पेशल मेजॉरिटी, ताकि संविधान में बदलाव करना आसान ना हो। सवाल नंबर 9, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में स्थापित किया था? ये एक लैंडमार्क केस है और इसका जवाब है डी, केशवानंदा भारती केस, 1973। इसने पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पर एक चेक लगाया था। और ये रहा आखिरी सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी केम इनटू फोर्स? अडॉप्ट नहीं, फोर्स। बिल्कुल सही जवाब है बी, 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था हमारे संविधान के सफर का डे 1। हमें उम्मीद है कि इसकी बुनियाद समझने में मदद मिली होगी। की टेक अवे ये है कि हमारा संविधान सिर्फ नियम कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक विजन है। बिल्कुल। और कल हम इसी विजन के दिल में उतरेंगे जब हम प्रियम्बल और सबके फंडामेंटल राइट्स को डिकोड करेंगे। तो जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।